नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेड बाल विकास की क्वेश्चन की क्लास। इस क्लास में 23 जनवरी की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। ए सूक्ष्म गतिक सकल गतिक, बी सामाजिक गतिक भावनात्मक, सी सकल गतिक सूक्ष्म गतिक या डी भावनात्मक सामाजिक। राइट आंसर इज ए सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक। पेंसिल को पकड़ने, लिखने, कढ़ाई, सिलाई इत्यादि में सूक्ष्म गतिक यानी फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, जबकि दौड़ने, फुटबॉल खेलने, बैट बॉल खेलने इत्यादि कार्यों में बड़ी मसल्स का यूज होता है, जिसे कि सकल गतिक या ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। बी, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती है। सी, विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है। डी, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। जो सही नहीं है वो राइट आंसर है ए, विकास एक अनिरंतर नहीं बल्कि निरंतर तरीके से होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न हमारा, डैश और डैश प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं हैं। ए, धार्मिक संस्थाएं और कानून, बी, आस पड़ोस और सामाजिक नीतियां, सी, प्रिंट मुद्रक मीडिया और विद्यालय, डी, परिवार और आस पड़ोस। परिवार हमेशा प्राइमरी होता है और विद्यालय या आस पड़ोस सेकेंडरी होते हैं। सामाजिकरण की दो मुख्य संस्थाओं को आप अवश्य याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा परिवार और आस पड़ोस। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? ए, संवेदीगामक, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। बी, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और डी, औपचारिक संक्रियात्मक, यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि वह छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी, संवेदीगामक अवस्था या डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब चीज़ें सामने होती है तो उसका आंसर बच्चा आसानी से दे लेता है और चीज़ों को हटा देने पर आंसर नहीं दे पाने वाली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? ए, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, बी, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, सी, आंतरिक वाक, डी, आत्मकेंद्रित वाक। आत्मकेंद्रित वाक ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। आंतरिक वाक और निकटवर्ती विकास का क्षेत्र ये वाइगॉस्की द्वारा दिया गया शब्द है, जबकि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये लॉरेंस कोहल वर्ग का स्टेज दिया गया है। अगला प्रश्न, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव वाइगॉस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद की। ए, स्वकेंद्रीयता, बी, अपरिवर्तनीय सोच, डी, जैविक परिपक्वता, सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राइट आंसर इज सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे कि जेडपीडी भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषताएं हैं।
ऑप्शन ए व्यवहारवादी, बी प्रगतिशील, सी अध्यापक केंद्रित, डी निष्क्रिय। राइट आंसर इज बी प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है करके सीखना। अगला प्रश्न है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि है। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसमें से हमें बताना है कि यह किस प्रकार की बुद्धि है। ए अंतर्वैयक्तिक, बी भाषाई, सी शारीरिक गतिक संवेदी, डी संगीतात्मक। राइट आंसर इज सी शारीरिक गतिक संवेदी प्रकार की बुद्धि है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए डैश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए मातृभाषा, बी विदेशी भाषा, सी अंग्रेजी भाषा या डी केवल सांकेतिक भाषा। राइट आंसर इज ए मातृभाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ए लड़कियां लड़कों की तरह ही शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, बी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करके कोमल और भावुक होती हैं, सी लड़के और लड़कियां दोनों खेलों में अच्छा करने की सक्षमता है, डी लड़कियां लड़कों की ही तरह शिक्षा और परिवार दोनों को संभाल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली कोमल और भावुक होती हैं। ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता और समस्या समाधान कौशलों को बढ़ावा देता है। ए प्रदूषण क्या होता है, बी प्रदूषण किन कारणों से होता है, सी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, डी अपने शहर में आप प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। यह ओपन एंडेड प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें कि आंसर की अनेक प्रकार की संभावनाएं, बच्चा अलग अलग प्रकार से अपना आंसर दे सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामकरण करना, बी माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, सी विद्यार्थियों में तुलना करना और पदानुक्रमात्मकता स्थापित करना, डी विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। राइट आंसर इज डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। ए विविध जरूरतों वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, बी एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो, सी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना, डी विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला देकर उस पर स्कूली व्यवस्था में समायोजित होने का भार डालना। इसका राइट आंसर है बी एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत जवाब है। बी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, सी विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, डी कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन गलत है, जबकि हमारा सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पठन वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में और गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी डैश में सापेक्ष रूप से चुनौती महसूस करते हैं। ए वाचन और लिखने अंकों के हेरफेर, बी अंकों के हेरफेर शब्दवर्तनी, सी शब्दवर्तनी शारीरिक समन्वयता, डी शारीरिक समन्वयता कहानी लेखन। राइट आंसर इज ए वाचन और लिखने और अंकों के हेरफेर में, जिसे कि डिस्कैलकुलिया कहते हैं। अगला प्रश्न,
दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ए, जितनी हो सके उतनी जानकारी लिखित रूप से प्रदान करनी चाहिए, जबकि इसमें कहा गया है कि दृष्टिबाधित यानी बच्चे को कम दिखाई देता है, तो इसलिए ये गलत होगा। बी, महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों द्वारा इंगित करना चाहिए, यहाँ भी ऑप्शन गलत है। सी, संप्रत्ययों की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर आरेख बनाने चाहिए, ये भी गलत है। डी, जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके को अपनाना चाहिए, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। बी, उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। सी, वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। डी, वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन रखते हैं। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अभिकथन ए, एक अध्यापिका को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। कारण है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के बारे में अर्थ सृजन में सक्षम होते हैं। सही विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट आंसर इज ए। अगला प्रश्न, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है? ए, मनोविश्लेषणवाद। बी, व्यवहारवाद। सी, सामाजिक संरचनावाद। डी, नैतिकवाद। राइट आंसर इज सी, सामाजिक संरचनावाद, जो कि वाइगॉत्स्की द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है? ए, खोजी अधिगम। कंठस्थ स्मरण। सी, खोजबीन। डी, अन्वेषण। राइट आंसर इज कंठस्थ स्मरण। यह विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम करता है। अगला प्रश्न है, रेणु हमेशा समस्या समाधान के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और अंत में कई सही समाधान ढूंढ लेती है। वह समस्या को हल करने के लिए डैश प्रकार की सोच का उपयोग कर रही है। ए, अपसारी सोच। बी, अभिसारी। सी, आत्मकेंद्रित। या डी, अतार्किक। तो राइट आंसर होगा ए, अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे? ए, आनंद का। बी, दुश्चिंता। सी, उम्मीद। डी, बोरियत। इसका राइट आंसर होगा बी, दुश्चिंता यानी एंजाइटी का अनुभव करेंगे। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? ए, महारत उन्मुखी। बी, प्रदर्शन उन्मुखी। सी, असफलता स्वीकार्य। डी, महारत परिहारी। इसका राइट आंसर होगा ए, महारत उन्मुखी यानी मास्टरी ओरिएंटेड। अगला प्रश्न है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए, प्रत्यास्मरण। बी, रटना। सी, ध्यान। डी, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। राइट आंसर इज डी, जिसे मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।